क्या जो शंकराचार्य जो अपनी बातें रख रहे हैं उस बात से आप कितने सहमत हैं? ये मेरे को पूरी धर्म की जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी के जीवित रहते हुए नहीं अकेले कोई पूजा। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। सर्किट हाउस में डॉक्टर शकील अहमद हैं और डॉक्टर शकील अहमद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 3 जनरेशनों से इस देश की सेवा करने वाली शख्सियत मेरे बगल में बैठी है और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल को हमारे बंधुओं ने उठाया है, इनसे पूछा है और बड़ी सारी समस्याएं। एक तरफ जो अभी ज्वलंत मुद्दा है राम मंदिर का, उसको लेकर भी सवाल किया गया। कांग्रेस का जो संगठन है उसको लेकर के सवाल किया गया। शकील साहब चुनाव की राजनीति में है या नहीं है, उसको लेकर चुनाव किया गया। इन सारे सवालों का शकील साहब ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने तो कहा ही है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि शकील साहब राजनीति से संन्यास नहीं लिए। ये भ्रम जो अभी मिथिलांचल में फैला हुआ है वो सामाजिक जीवन में है। चुनाव की राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन राजनीति से इन्होंने संन्यास नहीं लिया है। 3 जनरेशन से मिथिलांचल की सेवा करने वाला ये परिवार, जिसकी ख्याति सिर्फ अल्पसंख्यक के रूप में नहीं की जा सकती, किसी भी जाति किसी भी धर्म का लोग हो, इनके परिवार को सर आंखों पर बिठाया है। आज ऐसी शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं, आपको सुनाने जा रहे हैं। बने रहिएगा आखिर तक और पूरी बात सुनिएगा। धन्यवाद सर। जी सर, अभी पूरे भारत में राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री खुद 22 तारीख को जो है 22 जनवरी को उसका मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये धार्मिक माहौल है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। नए वर्ष में दरभंगा में मेरा ये पहला इंटरेक्शन है। आप और आपके परिवार के लिए, मिथिला के लोगों के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए ये वर्ष शुभ हो। आपने 22 तारीख की चर्चा की, जब प्राण प्रतिष्ठा की बात है और उस दिन रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, तो ये धार्मिक मामला है, इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। और जो कोर्ट का आदेश से ये फैसला हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ, शंकराचार्य जी, कुछ और धार्मिक लोग इसको तरह तरह के एंगल से कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो इसको मेरा अपना मानना है कि धार्मिक मुद्दों को विवाद नहीं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बहुत लोगों को पूरी धर्म की जानकारी उतनी नहीं होती है, इसलिए इसको किसी तरह के विवाद में नहीं डालना चाहिए। और अगर कोई आपस में कोई सहमति नहीं है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा करे, कौन राजनीतिक लोग करें, धार्मिक लोग करें, तो ये आपस में तय होना चाहिए। ये मीडिया के माध्यम से तय होना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये धार्मिक मामला है, बड़ा संवेदनशील होता है और इसमें हम किसी तरह की कंट्रोवर्सी किसी को भी नहीं खड़ी करनी चाहिए। सर, भाजपा के राजनीतिक गुरुओं का ये मानना है कि राम मंदिर को वोट से जोड़ के नहीं बनाया जाए। लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं, आमतौर पे भाजपा ने वो राजनीतिक मुद्दा उसको बनाया है। धर्माचार्यों का कहना है, उनकी अलग सोच हो सकती है, उनके धर्म के प्रति आस्था पर किसी को शंका और ये नहीं है। भाजपा वाले तो धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते रहे हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन धर्माचार्यों का इस देश में बड़ा सम्मान है, धर्माचार्यों का सम्मान करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से उनके दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। और अगर कोई उनकी बातों में से सरकार को असहमति है तो उनको बैठाल के विश्वास में लेके एक ऐसे पवित्र अवसर को राजनीतिक बयानबाजी में नहीं फंसाना चाहिए। सर, इस वर्ष लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर बहुत तरह की बातें सामने आ रही है, तो बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में सीट शेयरिंग कैसा होगा? देखिए, सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है, एक पार्टी से ज़्यादा पार्टियां जब लड़ती हैं मिल के चुनाव, तो हर पार्टी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और उसको अच्छी से अच्छी सीट मिले, जो मिले वो जीत जाए ज़्यादा से ज़्यादा सीट उसमें। लेकिन हम बाहर के लोग नहीं हैं, हम इसी बिहार के लोग राजनीतिक दल हैं
किसका सोशल बेस कहाँ ज़्यादा अच्छा है, किसके कैंडिडेट्स कहाँ ज़्यादा अच्छा है, किसका समीकरण ज़्यादा अच्छा है, ये जानते हैं हम एक दूसरे के बारे में। तब जब हम नेगोशिएटिंग टेबल या बात करने के टेबल पर बैठते हैं तो एक दूसरे की मजबूती, एक दूसरे की कमज़ोरी, एक दूसरे का एक तरह से स्ट्रेंथ जान के और फैसला लेते हैं। तो हम समझते हैं इसके पहले भी गठबंधन हुआ है और इस बार भी गठबंधन सफलपूर्वक होगा। इसके पहले 3 पार्टियों का जो हमारा 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो ये तीनों पार्टियां एक साथ थी। अब लेफ्ट पार्टी भी उसमें एक और मजबूत हो गई है। तो हम अगर अमिकेबल सॉल्यूशन हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा ठीक ठाक से, तो निश्चित रूप से बहुत बुरी तरह भाजपा बिहार में सर मिथिलांचल कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों को, कांग्रेस पार्टी के, हम तो चाहते हैं कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन जब लक्ष्य एक हो कि हमको जिस सरकार से देश को खतरा है उसको परास्त करना है, लक्ष्य एक होता है तो एडजस्टमेंट होता है। कहीं हमको ज़्यादा सीट मिल गई, कहीं उनको ज़्यादा सीट मिल गई, और सब कंसीडर करते हुए भी कि कहाँ किसका सोशल बेस ज़्यादा है, कहाँ किसका कैंडिडेट ज़्यादा तगड़ा है, कहाँ किसका संगठन ज़्यादा तगड़ा है, इसको देखते हुए ही फैसला होता है। सर 24 का जो लोकसभा चुनाव है, बीजेपी के पास राम मुंदा है, बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के साथ एजेंसियां हैं, आपके पास क्या है, कैसे मुकाबला कीजिएगा? देखिए, बहुत साफ आपने कहा कि बीजेपी के पास धार्मिक मुद्दा है। हम लोग धर्म को राजनीति से जोड़ने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो इस देश के लोगों के साथ मोदी जी ने किया है, आज बेरोजगारी देश में 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा है, किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम है, नीचे के स्तर पर है, महंगाई का क्या हालत है आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला क्या है, चीन बॉर्डर से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले रहा है, गाँव का गाँव बसा ले रहा है, हमारी सरकार चीन के बारे में कुछ नहीं बोलती है, इसलिए कि उसमें भावनात्मक मुद्दा नहीं उठता है, लेकिन देश के प्रति जो समर्पित लोग हैं उनको वो मामला भी उठाना चाहिए। तो हमारे पास जो मुद्दे हैं, समाज में जो नफरत फैलाने की बात होती है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो अंग्रेज किया करते थे, मैं अक्सर कहता हूँ कि अंग्रेज चले गए हैं, उन्होंने हमको लड़ाया, 1857 में उनका कब्जा हो गया था, लेकिन कब्जा को जारी रखने के लिए उन्होंने बहुत आसान रास्ता चुना कि उस समय में इस देश में 60% हिंदू समाज के लोग थे, 35% मुस्लिम समाज के लोग थे, 95% को आपस में लड़ाएं, लोग आपस में लड़ते रहें, हम शासन करते रहें। वही भाजपा की नीति है। आज भी वही 95% है। 80% हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, 15% मुस्लिम समाज के भाई हैं। भाजपा की राजनीति है कि इनको लड़ाते रहें, लोग आपस में 95% करते रहें। हम अदानी जी को सारा एयरपोर्ट, सारा रेलवे स्टेशन, अब तो ट्रेन उनके नाम से अदानी रेल चल रही है, और 1 से 2 आदमी को सारे देश की सत्ता हम हस्तांतरण कर दें। भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं, अभी तो सरकार उनको वापस सतर पे नहीं आने दे रही है कि खुल के वो सामने आए, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो भ्रष्टाचार जो कि भारत सरकार ने किया है कुछ सेठ साहूकारों से मिलके, वो सामने आएगा देश की। सर अभी के पर्दे के पीछे से अदानी जी देश को चला रहे हैं। बताइए तो कि बिना टेंडर के एयरपोर्ट हवाले किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन हवाले किया जा रहा है, रेल हवाले की जा रही है, कोयला खदान हवाले किया जा रहा है, एनर्जी के फील्ड में सारा एक व्यक्ति को राहुल गांधी जी ने, और जो उठाता है आवाज उसको तरह तरह की धमकियां दी जाती है, तरह तरह के मेंबरशिप खत्म करने की बात होती है। तो इसलिए शासन अप्रोक्ष रूप से, और हो भी गया है कि होने के पहले प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो छप रही हैं हवाई जहाज में अदानी जी के, वो आपने हमने सबने देखा है। वही पोस्टर राहुल जी ने पार्लियामेंट में दिखाया था, तो 4 दिन के बाद उनकी एकदम त्वरित गति से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सर तो आपकी राजनीतिक गणित क्या बता रही है, भारत फिर से गुलामी की ओर जा रहा है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। हमारा देश आज़ाद तो हम हुए, लेकिन जो नफरत फैलाई हमारे देश में अंग्रेज़ों ने,
उसका नतीजा हुआ कि हम टूट गए, भारत माता के 2 टुकड़े हो गए। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश के लोगों को लड़ाने की आपस में कोशिश करता है, वो देश का शुभचिंतक नहीं हो सकता। सर, मिथिलांचल बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की, और यहाँ पे अल्पसंख्यक का नेतृत्व करने वाला आगामी चुनाव में कौन होगा? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा ये है, अल्पसंख्यक का नेतृत्व, समाज जब एक साथ रहेगा तो अल्पसंख्यक का नेतृत्व कितने एमपी होंगे अल्पसंख्यक के पूरे देश में? 25-30। बाकी क्षेत्रों में क्या होगा? इसलिए ये जो सोच का पैमाना है, जहां अल्पसंख्यक एमपी नहीं है, जहां अल्पसंख्यक एमएलए नहीं है, वहां अल्पसंख्यक का काम नहीं होगा, वहां अल्पसंख्यक का वो नेता नहीं होगा। आज देश का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। इस देश के नेता पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्पसंख्यक नहीं थे, मोदी जी अल्पसंख्यक नहीं है, इंदिरा गांधी अल्पसंख्यक नहीं थी। तो जब जो देश का नेतृत्व होता है तो सब मिलकर करते हैं। स्थानीय तौर पे हर वर्ग का नेता है, यहाँ भी है, आपको लोकसभा लेवल पे भी मिल जाएगा, आपको विधानसभा लेवल पे भी मिल जाएगा, आपको पंचायत लेवल पे। लेकिन अगर कहीं किसी हाउस में रिप्रेजेंटेशन देना है तो जहाँ के एमपी अल्पसंख्यक नहीं है, क्या वहाँ के एमपीओ के वो प्रतिनिधि नहीं है? प्रतिनिधि जब आप बन गए तो आप हर वर्ग के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस की जड़ें जितनी कमज़ोर हो गई हैं, क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार की धरती पे अपना कदम रखेंगे? राहुल जी आ रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने पहले भी कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से इसके पहले भी राहुल जी आए, अभी 6 महीना पहले राहुल जी आए थे, सदाकत आश्रम भी गए थे। यहाँ जो पहली मीटिंग हुई थी गठबंधन की, उसमें भी राहुल जी आए थे। अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, उसमें भी बिहार के 7 जिले हैं जो उस रूट पे आया है। पूर्णिया है, अररिया है, औरंगाबाद है, सासाराम है, उसी से झारखंड में जाएंगे। तो आ रहे हैं राहुल गांधी। सर, बंगाल में एक तरफ आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, वहीं बंगाल में ईडी टीम पर जो हमला हुआ था, तो आपकी ये पार्टी के अधीर रंजन चौधरी हैं, उस पर सवाल उठा है, ये कैसा गठबंधन है? देखिए, ये असमान्य हमारा लोकसभा चुनाव का गठबंधन हो रहा है, और स्थानीय मुद्दे अगर एक आध दो इधर उधर कोई हो तो उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ईडी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी का, हमारे यही स्टैंड है कि वो लोकल कोई दूसरा मामला हो सकता है किसी के वजह से, कि ईडी का, सीबीआई का और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल मोदी जी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और वो व्यक्ति जब भाजपा में चला जाता है तो उसके खिलाफ सीबीआई ने, ईडी लिख के दे देती है कि गलती से कहीं हम लोग चले गए थे। अभी आप देखा होगा कि एक फ़ोन की घंटी की आवाज़ आ रही है, इस पर कि एक आदमी फ़ोन कर रहा, बोल रहा है मैं ईडी से बोल रहा हूँ। तो जवाब देने वाला कह रहा है कि हम तो परसों ही भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो बोला वो रॉन्ग नंबर, गलती हो गया फ़ोन करने में। तो ईडी और सीबीआई को मोदी जी ने ये बना दिया है। सर, एक सवाल और है। डॉक्टर शकील साहब, मधुबनी उनका गृह जिला भी है, और अपने बाबूजी के समय से वहाँ आपका राजनीतिक की जड़ें काफ़ी मजबूत रही हैं। क्या उम्मीद किया जाए कि मधुबनी से डॉक्टर शकील अहमद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आपने एक जनरेशन कम कर दिया है। मेरे दादा भी 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे, और पिताजी तो रहे, मुझको रहे, ऊपर वाला यहाँ के लोग बड़े मेहमान थे। मगर 16 अप्रैल को 2023 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से सारे लोगों को बता दिया कि मैं अब जीवन में न लोकसभा का और न विधानसभा का कोई चुनाव लड़ूंगा। मैं राजनीति से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। सामाजिक जीवन में जो एक बार आ गया उसका रिटायरमेंट नहीं होता है। लेकिन चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, लड़ाएंगे। हमारे साथियों को गठबंधन को मिलेगा, उनके प्रचार में जाएंगे, उनके साथ घूमेंगे, उनके लिए लोगों से वोट मांगेंगे। लेकिन अपना मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ना विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ना लोकसभा का।